नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। गणेश चतुर्थी पर रही बाबा मोरिया की धूम। शहर के विभिन्न गणेश मंदिरों में गणेश चतुर्थी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर अति प्राचीन मंदिर श्री चिंतामन गणेश पर भगवान गणपति का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात भगवान को 56 भोग लगाया गया और बाहर श्रद्धालुओं के लिए लड्डू का प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस चतुर्थी को गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी से आनंद चतुर्दश तक चिंतामन गणेश पर 10 दिवसीय गणपति उत्सव मनाया जाएगा और 10 दिनों तक की श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण की जाएगी। पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि इन 10 दिनों तक भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और भगवान गणेश को विशेष भोग भी लगाया जाएगा। ये भाद्रपद में जो चतुर्थी आती है भादु महीने में, इसमें गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी से भगवान गणपति का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिनों को गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान का जन्मदिन मने ऐसा चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी। आज भगवान का 56 भोग भी लगाया गया है और यहाँ पर वजन या गिनती कंटिन्यू होती है। 10 दिनों तक जो प्रत्येक श्रद्धालु आते हैं उनको सभी को लड्डू का प्रसाद मिले, ऐसी व्यवस्था भगवान गणपति के द्वारा की जाती है। और के जन्मोत्सव आज चतुर्थी पर भगवान के यहाँ विशेष श्रृंगार पुजारियों द्वारा कराया गया है। कोविड की गाइडलाइन का पालन करा के दर्शन कराए जा रहे हैं। विगत कुछ माह से मंदिर का मुख्य गेट बंद था, तो आज वह भी खोल के मुख्य द्वार से ही भगवान के यहाँ गणेश जी के दर्शन हेतु प्रवेश प्रारंभ किया गया है। पूरे 10 दिन तक पुजारी जी परिवार और सभी की ओर सहयोग से लड्डू प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है और दर्शनार्थियों से अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन करें। इसी प्रकार महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर पर भव्य श्रृंगार कर असंख्य मोदक का भोग लगाया गया और महाआरती की गई। यहाँ पर मोदक 1.25 लाख मोदक का लड्डू, लेकिन कोरोना वंश के कारण इस बार 51,000 करीब मोदकों का भोग लगा गया है 10 दिवसीय। और ये जो भगवान का अपन ये जो 10 दिवसीय अपन जो बनाते हैं, तो ये इसका एक ये कहावत है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उनको लिखना नहीं आता था, बोलना जरूर आता था। तो उन्होंने श्री गणेश जी से विनती की कि गणेश जी आप ये लिखिए, मैं बोलता जाता हूँ। तो उसी दौरान गणेश जी वहाँ पर महाभारत लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। उनका उस टाइम पे जल पानी वगैरह पीना सब वो था, इस कारण से उनका शरीर अकड़ा गया था। तो उनके ऊपर मिट्टी का लेपन किया गया। मिट्टी का लेपन करने के कारण उनका शरीर और अकड़ा गया और ये महाभारत जो पूरे लिखने में पूरे 10 दिन लगे। तो उसके बाद वेद व्यास जी ने उनके शरीर को ठंडा करने के लिए नदी में उसे विसर्जित, नदी के अंदर उनका स्नान करें, इसलिए उन्हें पार्थिव गणेश भी कहते हैं। तो मेन 10 दिवसीय ये इसलिए बनाते हैं कि शुरू दिन जब वेद व्यास जी ने उनके जब पूजन की थी, आह्वान की थी, उसी दिन से ये प्रक्रिया चलती है और ये इसी के उत्सव के रूप में 10 दिन का ये उत्सव मनाया जाता है। और ये सिद्धि विनायक मंदिर यहाँ पर महाकालेश्वर प्रांगण स्थित है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित ये मंदिर है। करीब 2700 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। डॉक्टर वाकट जी जो शोधकर्ता थे, उन्होंने भी इस मंदिर का शोध किया था। यहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा, हेड मिनिस्टर द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन की गई है और सभी भक्तजनों को यहाँ पर मोदक का प्रसाद वितरण किया गया है। और रोज ये नित्य, रोज सायंकालीन आरती के बाद नित्य भी यहाँ पर मोदक का भोग लगाया जाएगा और सभी को वितरित किया। वहीं मंछामन गणपति महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सपत्नी दर्शन करने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सपरिवार विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए इंदौर सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचे। सुबह करीब 7:30 बजे उज्जैन पहुंचे सीएम ठाकुर ने मंदिर में अपने परिवार के साथ आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का पूजन पाठ किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए पहले भी आता रहा हूं, लेकिन कोविड के कुछ समय पश्चात आना हो रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदाओं के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की है। साथ ही यह भी कहा है कि इस साल लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है, इसकी जांच भी हम भूवैज्ञानिकों से करवा रहे हैं। पश्चात मुख्यमंत्री ठाकुर ने अपने परिवार के साथ आगर रोड स्थित बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। वहां एक अनुष्ठान भी करवाएंगे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि बगलामुखी माता मंदिर में होने वाला अनुष्ठान के लिए कराया जा रहा है कि हालांकि हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी हैं और माना जा रहा है कि चुनावी जीत के लिए बगलामुखी माता में अनुष्ठान होना है। बस हम हर साल आते हैं, लेकिन कोविड के कारण पिछले वर्ष आना नहीं हुआ था और बस प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए ये संकट का दौर समाप्त हो और हम सब लोग जो है वो जो है समाज सेवा में लगे रहें नियमित रूप से, बस यही प्रार्थना है। नहीं, वही इसीलिए कि सब जगह शांति हो, सब जगह जी। नहीं, देखिए वो सारी चीजें वहाँ पर होती हैं। वो एक रीजन ऐसा है जहाँ मिट्टी का जो डाटा ऐसा है जिसके कारण इस तरह की सिचुएशन होती है। अब की बात थोड़ा ज्यादा हुआ, उसके कारण नुकसान हुआ है। साइंटिफिक स्टडीज कर रहे हैं उस पर और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो ऐसा प्रयास है। सर एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी भी अब वैष्णो देवी और यहाँ की सब दूसरी यात्राएं कर रहे हैं सर। पूजन करवाने वाले पंडित विनोद शर्मा ने बताया कि कोरोना और प्राकृतिक आपदा के लिए अभिषेक पूजन किया है। माधवनगर पुलिस ने 1 साल पहले शहीद पार्क स्थित मोनोपाल नामक दुकान से किराएदार का सामान चोरी करने वाले 2 दुकान मालिकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस चोरी का प्रकरण माधवनगर पुलिस ने खुद 1 साल पहले दर्ज किया था। दरअसल शहीद पार्क पर मोनोपाल नाम से जेंट्स पार्लर का संचालन सुरेश राठौर द्वारा 41 साल से किया जा रहा था। दिव्यांग किराएदार सुरेश राठौर पर मकान मालिक द्वारा दुकान खाली करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया था। मकान मालिक परिवार ने किराएदार राठौर परिवार को सूचना या नोटिस दिए बगैर 1 जुलाई 2020 को आज सुबह दुकान के ताले काटकर सामान गायब कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें दुकान के ताले काटे जाने और लोडिंग वाहन में सामान भरकर ले जाने के वीडियो सबूत मौजूद थे। मगर इसके बाद भी दिव्यांग सुरेश राठौर को पुलिस प्रकरण दर्ज करवाने के लिए परेशान होना पड़ा। इस मामले में काफी दिन तक विवाद चला और 16 जुलाई को माधवनगर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए 6 लोगों को आरोपी बनाया था। इन आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब जाकर माधवनगर पुलिस ने आरोपी शुजाउद्दीन और हसन को गिरफ्तार कर लिया है और 4 अन्य आरोपी हुसैन, हातिम, मोइज, मोहम्मद नलवाला पुलिस रिकॉर्ड में फरार है। मगर ये आरोपी थाना माधवनगर के सामने ही घूमते पाए जा रहे हैं। राठौर परिवार के हितेश राठौर के अनुसार इस प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ा, मगर अभी भी सामान जब्त नहीं हुआ है। ये 1 साल से चल रहा था, पेंडिंग था मामला और जो सामान था वो पूरा सीसीटीवी वगैरह जो है हमने पूरे दिए थे माधवनगर थाने को उस टाइम पे ही। अभी जांच करते करते अब जो है इन्होंने हिरासत में लिया है सर ने, प्रशासन ने सपोर्ट करा है, लोधा जी ने यहाँ पर, और 2 आरोपी पकड़ाए हैं और बाकी 4 जन अभी और हैं इसमें जो भी बाहर है। कितना सामान गया था? उनकी जांच चल रही है। ये साल भर हो गया इस चीज़ को। 1/7/2020 की घटनाक्रम था ये। पूरा इसमें शटर में ताले काटे हुए हैं, पूरे वीडियो है उसमें जिसमें ये सभी लोग क्लियर दिख रहे हैं। जिस लोडिंग का उपयोग करा गया था वो लोडिंग भी पुलिस के पास में बरामद करी है। जाली दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने आगे की कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त को प्रकरण भेजा है।
उज्जैन नगर निगम कार्यालय में पदस्थ अपर आयुक्त आरपी मिश्रा के खिलाफ स्थानीय ठेकेदारों ने उज्जैन कलेक्टर को शिकायत की थी। शिकायत में ठेकेदारों का आरोप था कि अपर आयुक्त मिश्रा ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए टेंडर प्रक्रिया में जाली दस्तावेज तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे, जिसके कारण नगर निगम को राजस्व का नुकसान हुआ है। शिकायत को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। हाल ही में आई जांच रिपोर्ट के आधार पर उज्जैन नगर निगम अपर आयुक्त आरपी मिश्रा दोषी पाए गए हैं। वहीं कलेक्टर ने भी जांच प्रतिवेदन निगम आयुक्त सतीश सिंघल को भेजते हुए आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, एक ठेकेदार के द्वारा शिकायत करी गई थी कि जो यहाँ अपर आयुक्त थे जो निलंबित हैं वर्तमान में आरपी मिश्रा, उनके द्वारा कुछ दस्तावेजों से छेड़छाड़, शासकीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ करी गई थी। उसकी जांच मेरे द्वारा कल्याणी पांडे और जो डीआईओ एनआईसी हैं उनको दी गई और उसके दस्तावेजी सबूत पाए गए हैं कि पहले नोटशीट उनके द्वारा जो साइन करी गई, जिसको अपलोड कर दिया गया था पोर्टल पे, वो पूरी तरीके से शासकीय पोर्टल पर आज भी उपलब्ध है। और उसके बाद में जो फिजिकल नोटशीट थी उसके ऊपर उनके द्वारा जो रिमार्क किए गए वो आज भी नगर निगम के जो ऑफिस है उसमें मौजूद है। उसको देख के इन दोनों लोगों ने ये पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर सबूत पाए हैं कि इसमें छेड़छाड़ करी गई और गलत नियत से छेड़छाड़ करी गई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर प्रकरण है। कमिश्नर नगर निगम को मैंने इस पूरी जांच रिपोर्ट के साथ में भेजा है। उनके द्वारा जो भी डी और दूसरी कार्रवाइयाँ उनके विभाग की हैं वो करी जाएंगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको भी हम लोग ये प्रकरण पूरा भेजेंगे कि अगर कोई आपराधिक प्रकरण बनता है, अगर कुछ धाराएँ बनती है तो उनके द्वारा उस संबंध में हमको जानकारी बताएं। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन अनुविभाग की राजस्व टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर भूमि सीमा दर्ज 47.38 हेक्टेयर शासकीय भूमि गाइडलाइन के अनुसार, जिसका अनुमानित मूल्य 2000 करोड़ रुपए होता है, आधिपत्य में ली गई। कुल 46 सर्वे नंबर की उक्त भूमियां ग्राम धतरावदा, निमनवासा, लालपुर स्थित है। इन भूमियों पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा खेती की जा रही थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने दोपहर पूर्व नगर भूमि सीमा में दर्ज उक्त शासकीय भूमि का मौके पर जाकर निरीक्षण किया एवं आधिपत्य में लेने के निर्देश दिए। अगर जवाब निरीक्षण में अपर कलेक्टर रवि प्रसाद, एसडीएम कल्याणी पांडे, तहसीलदार श्रीकांत शर्मा एवं अन्य राजस्व का अमला साथ था। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बताया गया कि आधिपत्य में ली गई उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन, आवासीय हॉस्टल, 32वीं बटालियन के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु तथा यूडीए को आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माफियाओं के विरुद्ध अभियान है, जिसमें खास तौर पर ऐसी शासकीय ज़मीन जो गरीबों की योजनाओं से संबंधित और मध्य प्रदेश शासन की अन्य योजनाओं में काम आ सकती है, अगर वो किसी के कब्जे में है तो उसको मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। उज्जैन में भी हम लोग इसको बहुत कार्रवाई को तेज़ी से चला रहे हैं। इसी के तहत अभी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से जो अर्बन लैंड सीलिंग, जो शहरी निवेश वाली जो ज़मीन थी, उस पर फोकस किया है। लगभग 279 हेक्टेयर की ज़मीनें हमने चिन्हांकित करी, जिनके फैसले हमारे पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वो दूसरे लोगों के कब्जे में है। कल भी ऐसी ज़मीनों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 77 करोड़ रुपए की जो 12 हेक्टेयर की ज़मीन थी वो हम लोगों ने मुक्त कराई थी। आज हम लोगों ने 47 हेक्टेयर ज़मीन जो लगभग 200 करोड़ से अधिक मूल्य की है उसको मुक्त कराया है। ये सभी ज़मीनें शहर या उससे आसपास के लगे हुए क्षेत्रों में है, जिससे चाहे इंडस्ट्री की आवश्यकताएं हों, चाहे हमारे सरकारी भवनों की आवश्यकताएं हों, चाहे हॉस्टलों की आवश्यकताएं हों, यहाँ तक कि कई सारी जो कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं उसके आसपास की ज़मीनें हैं, तो उनको बेचकर शासकीय खजाना भरना हो, ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इन सारी ज़मीनों से हो जाएगी। कल और आज हमने जो भूमियाँ कब्जे में ली हैं उनमें कई सारों पे हम लोग हॉस्टल्स बना रहे हैं, कई सारे हम लोग उद्योगों के लिए आरक्षित कर रहे हैं, कुछ यूडीए को देने की हम लोगों की प्लानिंग है, और कुछ ज़मीनें जो बहुत ही अच्छी हैं, कॉमर्शियल उपयोग की हैं, उनको हम लोग जो सरकार का एक नया डिपार्टमेंट बना है पैम का, उसके माध्यम से बेचने का भी काम करेंगे।
बहुत जल्दी ही बाकी जो अर्बन सीलिंग की बची हुई लैंड है उस गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मूर्तियां जब्त करने पहुंचे अफसरों के सामने हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद अमले को कागजों पर मूर्तियां जब्त कर लौटना पड़ा। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में नगर निगम टीम का अमला पीओपी से बनी गणेश प्रतिमा को जब्त करने पहुंचा। वे कार्रवाई करने लगे तब तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। सभी ने कार्रवाई का विरोध किया। हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले कार्रवाई ठीक नहीं है। इनके विरोध के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। शहर में गणेश प्रतिमा बनाने वाले अधिकांश कलाकार नीलगंगा क्षेत्र में ही रहते हैं। इससे बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी ये जब्त क्यों कर रहे हैं? कारण तो पता चले ना। हाँ, ये आदेश आपने 2 दिन पहले निकाला पीओपी की मूर्ति के लिए, 15 दिन पहले निकालना चाहिए था ना। आपका प्रतिमा भी सबकी भावना है। अरे सबकी भावनाओं का सम्मान हो रहा है। मेरी बात सुनना, सबकी भावनाओं का सम्मान हो रहा है। जिन लोगों ने ओ भैया ओ दादा ओ शांति रख लो 5 मिनट की शांति में सब समाधान हो जाएगा। गुरुवार शाम एसडीएम संजीव साहू और नगर निगम की टीम ने नीलगंगा क्षेत्र में पहुंचकर दुकानों से गणेश जी की बड़ी पीओपी से निर्मित प्रतिमाओं को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन तभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने कहा कि प्रशासन मनमानी कर रहा है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले प्रशासन मूर्तियां जब्त करने क्यों पहुंचा? इससे कलाकारों का लाखों रुपए का नुकसान होगा। हालांकि एसडीएम संजय साहू और निगम के अधिकारियों ने कलाकारों और हिंदूवादी नेताओं को बहुत समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सभी मूर्तियों को टीम छोड़ गई। एसडीएम संजय साहू ने कहा कि पीओपी से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध है। हम उन्हीं मूर्तियों को जब्त करने आए थे। विरोध करने आए लोगों ने समझाया है। फिलहाल सभी कलाकारों को कहा गया है कि जो मूर्तियां बुक हैं उसके अलावा मूर्तियां नहीं बेचें। सूचना मिली थी कि यहाँ बड़े स्तर पे जो है वो पीओपी से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, तो उसी की तरह तहत ये जो आज जब्ती की कार्रवाई की गई है। और चूँकि मूर्ति काफ़ी बड़ी संख्या में तो जब्त करके और जो मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं उनकी सपुर्दगी में उसको अभी दिया गया फिलहाल। संगठनों को जिसका विरोध भी किया था? हाँ, विरोध किया था, बट उनको समझाइश दे दी गई, उनके द्वारा मान भी लिया गया और अंतिम रूप से हमने जो है मूर्तियाँ जब्त करके और सपुर्दगी में अभी फिलहाल जिन लोगों ने मूर्तियाँ बुक कराई है उनको मूर्ति देने की बात कही गई? नहीं, उसके लिए कोई प्रशासन। मूर्तियां बनाने वाले कलाकार महेंद्र परिहार ने बताया कि हम जनवरी माह से बड़ी मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देते हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण मूर्तियां नहीं बिकी, लेकिन इस बार जब मूर्तियां बिकने को आई तो 7 दिन पहले प्रशासन ने पीओपी की मूर्ति के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार है और गणेश जी की प्रतिमा बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो लगभग 35 से 40 ऐसी बड़े गणेश जी की मूर्तियाँ जो लगभग 5 से 6 महीने पहले बुकिंग करी गई थी, उनकी कल इनको डिलीवरी लेने के लिए यहाँ पर जब लोग आए तो पता चला कि प्रशासनिक अमला यहाँ पर आकर उनको रोक रहा था कि ये पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं और इसको स्थापित नहीं करने दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के सभी लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रशासन से बात करी और मांग करी कि चूंकि 2 दिन पहले आपने एक आदेश निकाला है जिसमें पीओपी की मूर्ति नहीं बैठने का, ऐसा आपने आदेश दिया है, लेकिन जो मूर्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ बनती है उसको बनाने में लगभग 5 से 6 महीने पहले एडवांस दिया जाता है और सारी तरीके की जितने भी चौराहों पर बड़े बड़े चौराहों पर मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ पर सारी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी थी। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी है, उनको बात समझ में आई है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो मूर्तियाँ बनी हुई है अब आगे और कोई नई मूर्तियाँ नहीं बनेगी, लेकिन ये जो बनी हुई है उनको जो पंडाल है उनको दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मूर्ति जब्त करके जो बनाने वाले उनको सुपुर्द की है, लेकिन अभी किसी भी पंडाल को देने की बात नहीं कही। आपके प्रशासनिक अधिकारी ये बोलकर गए हैं, आप सभी लोगों के मीडिया के समक्ष सारी बातें बोलकर गए, और अगर इस तरीके की चीज़ें अगर वो मना करेंगे तो जो भी हिंदू समाज आगे चल के जिस तरीके से आंदोलन की तैयारी करेगा, हिंदू समाज, समग्र हिंदू समाज मिलकर एक बड़ा आंदोलन। उज्जैन में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मलेरिया विभाग भी सक्रिय हो गया है। शहर में मच्छरों को मारने के लिए एंटी लार्वा दवाई और फॉगिंग की जा रही है। मौसम बदलने के साथ उज्जैन शहर में मच्छरों के प्रकोप बढ़ रहा है। साथ ही डेंगू और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। सरकारी हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट के अनुसार 33 डेंगू के केस सामने आए हैं। वहीं निजी लैब की जांच रिपोर्ट में मरीजों की सही संख्या सामने नहीं आई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर S.K. अखंड द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशानुसार जिले में आज दिनांक तक डेंगू बुखार के रोगियों की जाँच के लिए अधिकृत जिला चिकित्सालय की लैब द्वारा 118 बुखार के
रोगियों की जांच की गई है, जिसमें से 33 डेंगू बुखार के रोगी पाए गए हैं। उक्त डेंगू बुखार के रोगियों के संबंध में की जाने वाली जैसे फॉगिंग, लार्वा सर्वेक्षण एवं उनका नष्टीकरण, टेमिकोस स्प्रे व पायराथ्रम स्प्रे आदि कर दिया गया है। नगर निगम के सहयोग से मच्छरों की रोकथाम हेतु फॉगिंग कार्रवाई की जा रही है तथा निरंतर क्षेत्र में विभाग द्वारा 10 एंटी लार्वा की टीम व निगरानी दल द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक तक किसी भी डेंगू मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जिले में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें डेंगू रोग कैसे होता है एवं इसके फैलने के क्या कारण है तथा बचाव के तरीकों के बारे में आम जनता को अवगत कराया जा रहा है। जिले में समस्त ब्लॉकों में पंचायत स्तर, सेक्टर स्तर पर रोग के कारण व उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन दिनों में शहर में उसको लेके विभाग क्या एक्शन ले रहा है, कितने अभी केसेस सामने आए हैं सर डेंगू और अभी तक जो सरकारी हमारी लैब है चरक हॉस्पिटल में, उसमें से केवल 33 केस पॉजिटिव पाए गए हैं जी। उस सारे की जो कार्रवाई करना चाहिए वो सारी कर चुके हैं। किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, सभी हेल्दी है। अभी इससे मच्छरों से निपटने के लिए टीमें किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी टीमें काम कर रही हैं? 10 टीम काम कर रही है हमारी जी। प्रत्येक क्षेत्र में जाके और जहाँ से भी रिपोर्ट आती है वहाँ तुरंत दर्ज चले जाता है और जो भी प्रतिनिधित्व कार्रवाई है वो बराबर चल रही है। दवाई छिड़काने के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं? हाँ, ये 10 टीमें कर रही है ना जी। मतलब जो सेंट्रल लैब से 118 की स्लाइड लैब 118 की जांच हुई थी, उसमें 33 पॉजिटिव पाए गए थे जी। हाँ, और हम लोग जो प्रतिनिधित्व कार्रवाई कर रहे हैं, टेमोफास स्प्रे कर रहे हैं, पायरेथ्रम स्प्रे कर रहे हैं, फॉगिंग नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है जी। मास एंड कॉन्टैक्ट फीवर सर्वे चल रहा, लार्वा विनिष्टीकरण चल रहा जी। ओके। इस विषय में सिटी चैनल की आम जनता से अपील है कि इस बीमारी की रोकथाम हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करे। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, अतः घर या इसके आसपास अनुपयोगी पानी जमा न होने दे। इस गणेश उत्सव आरके डेवलपर्स लेकर आया है देवास और मक्सी रोड पर मकान एवं प्लाट में निवेश करने का सुनहरा अवसर। कम कीमत में होगी जहां छत और जमीन आपकी। आरके डेवलपर्स के साथ इस गणेश चतुर्थी पर करें अपने घर का सपना साकार, वह भी कम कीमत पर। आरके डेवलपर्स के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया, तेजी से विकसित होते हुए औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, मक्सी रोड पर मकान व प्लॉट का सुनहरा अवसर है, मौका है। शहर के आरके डेवलपर्स 3 प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, कम कीमत पर मकान खरीदने का सुनहरा अवसर। देवास रोड पर आरके होम्स में प्लॉट 5,88,000 से शुरू एवं मकान 8,67,000 से शुरू और आरके क्लब एवेन्यू में प्लॉट 6,12,000 से शुरू एवं मकान 8,75,000 की कीमत से शुरू है। साथ ही मक्सी रोड पर आरके निवास पर जहां प्लॉट 6,24,000 से एवं मकान 9,81,000 से शुरू। गणेश जी की स्थापना के साथ ही 10 दिनी आवास मेला का आयोजन किया गया है। गणेश स्थापना के साथ ही प्रत्येक बुकिंग पर पाएं 45,000 कैशबैक वाउचर। एक बार गणेश जी के दर्शन के साथ विजिट करें। जय श्री गणेश। इस गणेश उत्सव के 10 पावन दिनों पे हमने अपने तीनों कॉलोनियों के ऊपर कई सारे ऑफर्स रखे हैं और इस गणेश पूजा पे हम चाहते हैं कि आप अपने घर का श्री गणेश करें। हम काफ़ी अच्छे ऑफर लाए हैं, जैसे फ्री रजिस्ट्री, 45,000 का कैशबैक वाउचर्स और काफ़ी कम कीमत पे हम यहाँ पे प्लॉट मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 5 गार्डन है, चौड़ी सड़क है, पीएचई की लाइन है, पानी की टंकी है, सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरे हैं, हर तरह का रेसिडेंशियल सुविधा जितनी भी होती है वो हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह आपने हमेशा हमारे ऊपर पुराना विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हम हमेशा खड़े उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। और इस गणेश उत्सव पर आप अपने घर का श्री गणेश करें, यह हमारी इच्छा है और हम भगवान से ये मनाते हैं कि सबका अपना घर, अपना आवास हो। जय गणेश। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है।
कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZR शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। शुक्रवार की सुबह शिप्रा नदी पर नहाने के बाद श्रद्धालु अपना मोबाइल ले जाना भूल गए, जो होमगार्ड की मदद से मिला। शुक्रवार की सुबह रामघाट पर हाटकेश्वर महादेव नागर समाज के मंदिर पर श्रद्धालु स्नान करने उतर आए थे। जल्दबाजी में अपना मोबाइल पेंट दीवार पर भूल गए थे और चले गए थे। पंडित बाल्टी वाले गुरु के द्वारा पुलिस चौकी पर सूचना देने पर होमगार्ड की मदद से उक्त पेंट चौकी पर जमा करवाया गया। जवानों के माध्यम से पेंट की चेकिंग की गई तो उक्त पेंट में मोबाइल निकला। श्रद्धालु पुनः ढूंढते हुए रामघाट आया, जिन्हें पुलिस चौकी पर होमगार्ड द्वारा सुरक्षित सामान देकर रवाना किया गया। हालांकि जिस स्थिति में पेंट मिला था उस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कोई डूब तो नहीं गया। हालांकि श्रद्धालुओं के आने के पश्चात श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पेंट से ही सारा सामान नहाने के दौरान भूल कर चले गए थे। सभी स्टाफ मेंबर और पुलिस वालों को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो यह हो कि पंडित जी ने इनको सूचना कर दी समय पे, नहीं तो वहाँ तो किसी भी लावारिस अवस्था में पड़ा रहता, गायब हो जाता, कोई आप ढूंढते रहते। अभी जैसे मैं वहाँ था सिद्ध आश्रम, जैसे फ़ोन करा के वो मोबाइल वाले आ गए और वहाँ एक बच्चा ढूंढ गया, उसको निकाला, उसकी प्रतिक्रिया तो अभी अधूरी है, तो मोबाइल वाला आ गया। और जो भी आपके संग साथी वाले भी हैं, आप भी जो संग साथ वाले हैं ना, उनका भी थोड़ा ध्यान रखें कि भैया आप अपना सामान सुरक्षित रखो। स्नान तो बाद में भी, सामान पहले जरूरी है। उज्जैन अभिभाषक संघ के चुनाव में 27 सितंबर को मतदान किया जाएगा, जिसमें 1270 मतदाता नवीन कार्यकारिणी का चयन करेंगे। उज्जैन जिला अभिभाषक संघ के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। अध्यक्ष सहित 17 पदों के लिए 27 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 1270 मतदाता भाग लेंगे। पदाधिकारियों के परिणाम मतदान के लिए तथा कार्यकारिणी के अगले दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं मतदान के लिए पहचान पत्र और कोविड वैक्सीन का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव अधिकारी नीलेश योगी व विकास कपूर ने बताया कि संघ के चुनाव के लिए चुनाव की प्रक्रिया 3 अप्रैल को पूरी कर ली गई थी और 15 अप्रैल को मतदान होना था। 15 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। कोरोना लॉकडाउन के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। चूंकि चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सिर्फ मतदान बाकी था, लिहाजा 27 सितंबर को मतदान की तारीख तय की गई है। इस दिन सुबह 11 से अपराह्न 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव की मतदाता सूची में 1251 नाम हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण व अन्य कारण से दिवंगत हुए अभिभाषकों के नाम हटाए जाने हैं। इस तरह मतदाता सूची में करीब 1270 नाम रहेंगे। मतदान के तुरंत बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव व कोषाध्यक्ष के नतीजे रात तक घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं कार्यकारिणी के मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा अगले दिन की जाएगी। मंडल अभिभाषक संघ के केवल मतदान शेष थे। उस मतदान की तारीख हमने 27/9/2021 रखी गई थी। किस प्रकार की आचार संहिता रहेगी और क्या आचार संहिता? कोर्ट परिसर में कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह का चुनाव प्रचार, होर्डिंग वगैरह ये न करें, बस ये चुनाव आचार संहिता रहेगी। कितने सदस्यों को वोट डालने की पात्रता है और कितने सदस्य वोट डालेंगे? वोटिंग कितने स्तर पर होगी और क्या? कुल अभी मतदाता की संख्या 1251 थी। 10 से 20 अभिभाषक हमारे कोविड-19 के दौरान नहीं रहे हैं, तो इस कारण जो भी उसमें कम होंगे, 20-25 कम होंगे। परिणाम समय कब से कब तक रहेगा? समय 11 से 4 रहेगा। मतदान किसी कारण से नहीं लगाया तो उन्हें एक लिखित में आवेदन मतदान होने से पूर्व देना होगा चुनाव कमेटी को, तो उनकी अलग से पृथक व्यवस्था की जाएगी।
6 पदाधिकारी और 11 कार्यकारिणी सदस्य, ऐसे 17 पदों पर यहाँ पर चुनाव होने हैं और 17 पदों पर 35 अभ्यर्थी है, जिसमें अध्यक्ष के लिए जैसे 3 उम्मीदवार है, ऐसे अलग कार्यकारिणी सदस्य के लिए अलग है, सचिव के लिए अलग है, तो 35 अभ्यर्थी है अभी मैदान में। और आपका ये कहना कि भाई नियम क्या रहेगा, तो लोग कोविड-19 का जो हर्जाना वकीलों ने भुगता है अभी, उसको देखते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर अपने जो भी कोविड-19 के शासकीय नियम है उसका पालन करें। श्री महाकालेश्वर मंदिर की गौशाला में पशुओं के पेयजल के लिए 100 फीट लंबी ठेल का निर्माण दानदाताओं द्वारा किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा चिंतामण जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर गौशाला में उज्जैन नगर निगम ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने गौ माता की सेवा की ओर से एक पानी की थैल होद का निर्माण कर श्री महाकालेश्वर मंदिर की गौशाला को भेंट की है। इस अवसर पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक जुनवाल, महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी सहित ओम प्रकाश खंडेलवाल, धर्मेंद्र गुप्ता, अनिल गुप्ता, नीलेश भाया, श्रीमती माला जैन, श्रीमती टीना गुप्ता, राजेश चौहान, पंडित आनंद व्यास सहित परिजन व इष्ट मित्र उपस्थित थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धा अनुसार अन्नदाता अन्नदान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।